हमें न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में थोड़ा और बात करनी चाहिए, क्योंकि इस नियम के बारे में कई लोगों में कुछ गलत धारणाएं हैं। यह सरल लगता है, लेकिन यह उतना सरल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। तो लोग अक्सर इसे इस तरह कहते हैं, हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यह इतना स्पष्ट नहीं है। तो एक और संस्करण है जो थोड़ा बेहतर है, और वो कहता है कि हर बल के लिए एक बराबर और विपरीत बल होता है। तो ये थोड़ा बेहतर है। यहाँ बराबर का चिन्ह बताता है कि ये बल परिमाण में बराबर है, और यह ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि वे सिर्फ सदिश की दिशा से भिन्न हैं। तो ये दोनों सदिश हैं, और ये नियम कहता है कि इस गुलाबी सदिश f की दिशा विपरीत है, लेकिन परिमाण बराबर है इस हरे सदिश f के। लेकिन आपको यह दिखाने के लिए कि यह अभी भी थोड़ा बहुत अस्पष्ट क्यों है, जरा इस पर विचार करें। अगर आपको न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में बस इतना ही पता होता कि हर बल के लिए एक बराबर और विपरीत बल होता है, तो आप सोचते कि अगर हर बल F के लिए ठीक है एक बल होना चाहिए जो बराबर और विपरीत हो, तो इसका मतलब ये क्यों नहीं है कि ब्रह्मांड में हर बल रद्द हो जाता है। क्या उस बिंदु पर हर बल को बस रद्द नहीं हो जाना चाहिए? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि कोई त्वरण भी संभव नहीं है? क्योंकि यदि मैं जाता हूं और किसी चीज पर एक बल F लगाता हूं, और यदि एक बल ऋणात्मक F होने वाला है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी बल लगाऊं वह बस रद्द हो जाएगा? और जवाब है नहीं। और इसका कारण ये है कि ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। तो आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि न्यूटन के तीसरे नियम का यह कथन अभी भी थोड़ा बहुत अस्पष्ट है, क्योंकि यह वास्तव में अलग अलग वस्तुओं पर है। तो यदि यह वस्तु A पर बल है जो वस्तु B द्वारा लगाया गया है, तो यह बल यहाँ वस्तु B पर बल होना चाहिए जो वस्तु A द्वारा लगाया गया है। दूसरे शब्दों में यहाँ नीचे ये बल अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। तो मैं इसे इस तरफ ले जा रहा हूँ। अब इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए हम दो अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं। तो मान लीजिए कि ये वस्तु A है, और इस पर यह हरा बल लगाया गया था F। और एक दूसरी वस्तु है B, और इस पर यह गुलाबी बल F ऋणात्मक F लगाया जाएगा। तो मैं इसे वस्तु को B कहूंगा। अब हम जानते हैं कि ये बल रद्द नहीं हो सकते हैं, और इन बलों के रद्द ना हो सकने का कारण ये है कि वे दो अलग अलग वस्तुओं पर हैं। लेकिन जब आप बस कहते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम ये है कि हर बल का एक बराबर और विपरीत बल होता है, तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह अलग अलग वस्तुओं पर होना चाहिए, लेकिन इसे अलग अलग वस्तुओं पर होना ही चाहिए। तो यहाँ हम जिस संकेत का उपयोग कर रहे हैं वह यह है कि पहला अक्षर उस वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर बल है। तो यह A बताता है कि यह हरा बल F A पर है, और यह B द्वारा लगाया गया है। और यहाँ यह दिखाता है कि यह B पर लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पहला अक्षर B है और यह दूसरी वस्तु A द्वारा लगाया गया है। तो यह गुलाबी बल B पर लगाया गया है, और यह हरा बल A पर लगाया गया है, और ये बराबर और विपरीत है। ये रद्द नहीं होते हैं, ये रद्द हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वे एक ही वस्तु पर नहीं है। तो इसलिए ये रद्द नहीं होते हैं, और उनका परिमाण समान होता है, भले ही दो वस्तुएं समान आकार की ना हो। यह एक और गलत धारणा है। यदि वस्तु A मान लीजिए कि यह कोई बड़ा तारा है, और वस्तु B मान लीजिए कि यह कोई छोटा ग्रह है जो कि उस तारे की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन यह ग्रह सैकड़ों हजारों लाखों गुना कम द्रव्यमान का हो सकता है इस तारे की तुलना में, लेकिन फिर भी यह समान बल लगाएगा। तो यदि यह तारा इस गुलाबी ऋणात्मक बल F के साथ ग्रह को खींच रहा है, तो इस ग्रह को इस हरे बल F के साथ तारे को खींचना होगा, और उनका परिमाण समान होना चाहिए, भले ही वे अलग अलग आकार के हों। तो लोग न्यूटन के तीसरे नियम की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी वे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यदि यह ग्रह 10 लाख गुना कम द्रव्यमान का है इस तारे की तुलना में, तो लोग कहेंगे कि तारा स्पष्ट रूप से ग्रह पर अधिक बल लगाता है जितना कि ग्रह तारे पर लगाता है। लेकिन न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह सच नहीं है, और न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि वे समान होने चाहिए, भले ही वे अलग अलग आकार के क्यों ना हो। तो यदि यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा है, तो पृथ्वी चंद्रमा पर उतना ही बल लगाती है जितना चंद्रमा पृथ्वी पर बल लगाता है। लेकिन आप अभी भी शंका कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि तारा स्थिर है और ग्रह एक वृत्त में घूमता है। ऐसा कैसे है कि यह घूम रहा है और तारा बस वहीं रुका हुआ है?
तो ऐसा इसीलिए क्योंकि बल बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि परिणाम भी बराबर होंगे। दूसरे शब्दों में बल बराबर हो सकते हैं लेकिन त्वरण बराबर नहीं होगा। त्वरण क्या होता है हम जानते हैं, त्वरण बराबर होता है नेट बल बटे द्रव्यमान। तो भले ही बल समान हो लेकिन जब आप उसके द्रव्यमान से विभाजित करते हैं तो आपको एक अलग त्वरण मिलेगा, और इसीलिए बल का परिणाम समान नहीं होगा, भले ही न्यूटन के तीसरे नियम से बल समान होंगे। यहाँ पर लोगों में एक और गलत धारणा है। वो सोचते हैं कि इस न्यूटन के तीसरे नियम के युग्म बल के निर्माण में देरी हो सकती है, और लोग सोचते हैं शायद यदि मैं इस पहले बल को पर्याप्त तेजी से लगाऊं तो हो सकता है कि दूसरे बल के निर्माण में किसी प्रकार की देरी हो। लेकिन ये सच नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम सार्वभौमिक है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, चाहे त्वरण या गैर त्वरण या गति या कोई गति ना हो, चाहे एक वस्तु बड़ी हो या फिर एक वस्तु छोटी हो, यदि वे न्यूटन के तीसरे नियम के युग्म बल हैं तो वे बराबर हैं और वे विपरीत हैं, और वे हमेशा बराबर और विपरीत होते हैं समय के हर दिए गए पल में। तो मान लीजिए मैं दीवार पर उड़ता हुआ आता हूँ, अर्थात बहुत तेजी से आता हूँ, कुछ इस तरह। तो जैसे ही मैं दीवार के साथ संपर्क बनाना शुरू करता हूँ, मैं दीवार पर एक बल लगाऊंगा और दीवार को वापस एक बल लगाना होगा। तो मैं दीवार पर दाईं ओर एक बल लगाऊंगा और यह दीवार पर मेरे पैर द्वारा लगाया गया बल होगा। मेरे पैर पर दीवार तुरंत एक बराबर और विपरीत बल पीछे की ओर लगाएगा। तो यह मेरे पैर पर दीवार द्वारा लगाया गया बल होगा। यह तुरंत होता है, कोई देरी नहीं होती है। आप इस दीवार को इतनी तेजी से किक नहीं मार सकते कि यह दूसरा बल तुरंत उत्पन्न ना हो। जैसे ही आप पैर दीवार पर कोई भी बल लगाना शुरू करता है, दीवार आपके पैर पर वही बल वापस लगाना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार न्यूटन का तीसरा नियम सार्वभौमिक है, लेकिन लोगों को अभी भी इस तीसरे नियम के युग्म बलों की पहचान करने में परेशानी होती है। तो इसे करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक तरीका ये है कि आप यहाँ दोनों वस्तुओं का नाम लिख दें। जैसे ही आप दोनों वस्तुओं का नाम यहाँ लिख देते हैं तो युग्म बल पता लगाने के लिए आप बस इन नामों को उलट सकते हैं। तो मुझे यहाँ पता है यदि मेरे बलों में से एक दीवार पर मेरे पैर द्वारा लगाया गया बल है, तो इस बल के युग्म बल को खोजने के लिए मैं बस नाम को उल्टा कर सकता हूँ और कह सकता हूँ कि यह दीवार द्वारा मेरे पैर पर लगाया गया बल होना चाहिए जिसे मैंने यहाँ बनाया है। तो यह तीसरे नियम के युग्म बलों की पहचान करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि यह हमेशा स्पष्ट नहीं होता है कि कौन सा बल युग्म बल है। अब जरा इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए और मान लीजिए कि हमारे पास जमीन पर एक मेज रखी हुई है और इस मेज पर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसे हम बॉक्स ए कहेंगे, और इस बॉक्स पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण का यह बल बॉक्स ए पर सीधे नीचे की ओर कार्य कर रहा है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि गुरुत्वाकर्षण के इस बल का तीसरे नियम का युग्म बल कौन सा है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि बॉक्स ए पर एक ऊपर की ओर बल कार्य कर रहा है जो मेज द्वारा लगाया जा रहा है, कुछ इस तरह। और यह एकदम सच है। और यदि यह बॉक्स ए स्थिर है अर्थात गतिशील नहीं है, तो ये दोनों बल बराबर और विपरीत होने वाले हैं। और ये कहना कि ये दोनों बल बराबर और विपरीत हैं, वो भी न्यूटन के तीसरे नियम के कारण, तो यह गलत है। ये दोनों बल न्यूटन के दूसरे नियम के कारण बराबर और विपरीत हैं। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई त्वरण नहीं है तो नेट बल शून्य होना चाहिए, अर्थात बलों को रद्द हो जाना चाहिए। और यही यहाँ पर हो रहा है। ये बल बराबर है और विपरीत हैं, तो ये बॉक्स ए पर रद्द हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये न्यूटन के तीसरे नियम के युग्म बल नहीं है, क्योंकि तीसरे नियम के युग्म बल अलग अलग वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, और यदि वे तीसरे नियम के युग्म बल हैं तो वे कभी भी रद्द नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास दो बल हैं जो रद्द हो रहे हैं, जो बराबर और विपरीत हैं, लेकिन वे तीसरे नियम के युग्म बल नहीं हैं। उनके युग्म बल कहीं और हैं। हमने अभी तक इनके युग्म बल नहीं लिखे हैं, तो चलिए पता लगाते हैं कि इनके युग्म बल क्या हैं। तो सबसे पहले हम उन दो वस्तुओं का नाम ढूंढते हैं जो एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। हम इसे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कह सकते, क्योंकि यह इतना स्पष्ट नहीं है। तो यह बल वस्तु ए पर लग रहा है। अब वस्तु ए पर बल लगा कौन रहा है? अब यहाँ गुरुत्वाकर्षण कोई वस्तु तो है नहीं, तो वह वस्तु जो ए पर यह गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वह पृथ्वी है। तो यह बल वास्तव में यह गुरुत्वाकर्षण बल यह पृथ्वी द्वारा लगाया गया वस्तु ए पर बल है। अब युग्म बल का पता लगाना बहुत आसान है। युग्म बल को बस इन नामों को उलटकर पता लगाया जा सकता है। तो पृथ्वी द्वारा ए पर एक बराबर और विपरीत बल होना चाहिए
जो बॉक्स ए द्वारा पृथ्वी पर बल है। तो विपरीत का मतलब है कि इसे ऊपर की ओर होना चाहिए। तो यह ऊपर की ओर बल पृथ्वी पर बॉक्स ए द्वारा लगाया जा रहा है। और यह थोड़ा अजीब है क्योंकि आपको शायद इसका एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन यदि पृथ्वी एक बॉक्स या आपको नीचे की ओर खींच रही है तो इसका मतलब है कि आप पृथ्वी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है। मेरा मतलब है कि यदि आप ऊपर कूदते हैं, आप वापस नीचे गिरते हैं, आप चारों ओर घूमते हैं, लेकिन पृथ्वी बस वहीं बैठी रहती है। यदि आपके बल बराबर हैं तो पृथ्वी आपके जैसे चारों ओर क्यों नहीं घूमती है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यदि बल समान है तो इसका मतलब ये नहीं कि त्वरण भी समान होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान आपके द्रव्यमान की तुलना में इतना बड़ा है कि मूल रूप से यहाँ कोई त्वरण होगा ही नहीं, भले ही आप पर और पृथ्वी पर बल समान हो। तो इस प्रकार ये दोनों बल न्यूटन के तीसरे नियम के युग्म बल हैं। ये दोनों हमेशा के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, ये दोनों बल हमेशा बराबर होंगे। अब चाहे बॉक्स त्वरण कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, चाहे गतिशील हो या ना हो, चाहे वह दीवार से टकरा रहा हो या फिर मेज पर रखा हो या फिर अंतरिक्ष में गिर रहा हो, ये दोनों बल हमेशा बराबर और विपरीत होने चाहिए, वो भी न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। आइए अब हम इस दूसरे बल के बारे में बात करते हैं, यह बल जो मेज लगा रही थी। तो यह मेज द्वारा बॉक्स ए पर बल है। तो यदि मैं इसे सही ढंग से लिखता हूं तो मैं इसे मेज द्वारा लगाया गया बॉक्स ए पर बल कहूंगा, F A T। अब यहाँ पर तीसरे नियम का युग्म बल ढूंढना बहुत आसान है। हमें बस इन अक्षरों की अदला बदली करनी है। तो इस प्रकार ए द्वारा मेज पर एक नीचे की ओर बल लगेगा, तो यह बल ए द्वारा मेज पर नीचे की ओर बल है। तो इस प्रकार ये दोनों बल भी तीसरे नियम के युग्म बल हैं। ये बल बराबर और विपरीत होने वाले हैं चाहे कुछ भी हो। मेज द्वारा बॉक्स ए पर यह बल और बॉक्स ए द्वारा मेज पर यह बल बराबर होने ही चाहिए चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेज द्वारा बॉक्स ए पर बल पृथ्वी द्वारा ए पर बल के बराबर और विपरीत नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए कि हम इस पूरी स्थिति को एक लिफ्ट या फिर एक रॉकेट में रख देते हैं जिसमें बहुत बड़ा त्वरण ऊपर की ओर होता है। तो भले ही ऊपर की ओर त्वरण हो, ये युग्म बल बराबर होने चाहिए। तो मेज द्वारा बॉक्स ए पर बल और बॉक्स ए द्वारा मेज पर बल बराबर होना ही होगा। और इसी तरह पृथ्वी द्वारा बॉक्स ए पर बल और बॉक्स ए द्वारा पृथ्वी पर बल बराबर होगा। लेकिन ये दोनों बल बराबर नहीं होने चाहिए क्योंकि ये दोनों युग्म बल नहीं हैं। ये कुछ परिस्थितियों में बराबर और विपरीत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा बराबर और विपरीत होना जरूरी नहीं है। यदि हम ऊपर की ओर गति कर रहे हैं तो बॉक्स पर यह ऊपर की ओर बल बॉक्स पर नीचे की ओर बल से बड़ा होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं होंगे। अब आइए हम जल्दी से सारांश देख लेते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम दो अलग अलग वस्तुओं पर बलों के बारे में एक कथन है, और क्योंकि यह दो अलग अलग वस्तुओं के बारे में है तो वे बल कभी रद्द नहीं हो सकते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के युग्म बल को खोजने के लिए हम इन अक्षरों को उलट देते हैं, बस उन दो वस्तुओं की पहचान करने के बाद। तीसरे नियम के युग्म बल परिमाण में भी बराबर होते हैं, भले ही एक वस्तु दूसरे से बड़ी हो या उसमें अधिक आवेश हो या फिर कोई ऐसा गुण हो जो ऐसा लग सकता है कि वह वस्तु दूसरे की तुलना में अधिक बल लगाएगी। यदि वे वस्तुएं संपर्क में हैं तो उनके बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशाओं के होने चाहिए। बल तुरंत इन युग्म बलों को उत्पन्न करते हैं। और सावधान रहें, कुछ बल युग्म बलों की तरह लग सकते हैं और बराबर और विपरीत भी हो सकते हैं, लेकिन वे जरूरी नहीं कि तीसरे नियम के युग्म बल हो। वे सिर्फ अन्य कारणों से बराबर और विपरीत हो सकते हैं।